स्मार्ट सिटी सजे न सजे, यहां बेहतर है कि ईंट से ईंट न बजे। न ढंग के बालू, न ढंग की ईंट, बाबा की नगरी में हावी भ्रष्टाचार के की। जब वाराणसी में पहुंचे मंत्री रविंद्र जायसवाल, स्मार्ट सिटी की तैयारियां मिली खस्ताहाल। तो नगर निगम में ईटा भाई का ईटा नंबर 1 का, जब ईटा 2 ईटा लेके टकरा गया तो चूर चूर हो गया। एक होता है जब 2 ईटा टकराता है तो टुकड़े पर टूटता है, और चूर चूर हुआ है तो उस पर नगर आयुक्त को कहा कि जाँच करिए। और व्यवस्थाएं पिटी, कैसे बनेगी स्मार्ट सिटी? इसी हालत में चमकेगा देश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो प्रदेश यही उत्तर मांग रहा है कि हालात हर जगह ऐसे हैं कि कोई भी काम कर लीजिए उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। ऐसे में देश आगे कैसे बढ़ेगा, प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा? कुछ खास मेहमान हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। अजय राय जी जुड़ रहे हैं, नेता कांग्रेस वाराणसी से। अनुपम मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। और ओपी मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ओपी मिश्रा जी आपके पास ही आ रहे हैं। कोई भर्ती हो तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। वाराणसी की तस्वीर हमने आपको दिखा दी कि ईंट से ईंट बजा दीजिए तो ईंट की क्या हालत होती है वो भी आपने देख ली। ये वजह क्या है कि जहां हाथ डालिए वहीं गड़बड़ मिलती है? और देश जी देखिए, गड़बड़ी एक अलग विषय है, लेकिन उस गड़बड़ी को उजागर जिस तरीके से हो रहा है, जिस सरकार में हो रहा है, वो भी एक बड़ा देखने वाला विषय है कि हमारे ही मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री वही स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। ये हम सभी जानते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार हो। और अभी बनारस में स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है, और काम में वहां के स्थानीय विधायक हैं, वो मंत्री हैं, और कोई कार्यकर्ता है, लगातार वो उस पर निगरानी रख रहा है और उसके गुणवत्ता को जांच परख रहा है। और अगर गुणवत्ता में गड़बड़ी पाई गई है तो हमारे प्रतिनिधि ने ही उसको उजागर किया है, उन्हीं की देखरेख में उजागर हुआ है कि जो सब स्टैंडर्ड काम है वो काम नहीं होना चाहिए और गुणवत्ता पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। शिक्षा के मामले में भी देखेंगे, लगातार जो हमारी सरकार में भ्रष्टाचार को जो आगे आने की जांच हो रही है, और जांच के बाद कोई भी अगर इसमें दोषी पाया जाएगा, कोई भी अगर इसमें व्यक्ति पे उसके जो कार्य किए गए हैं उसको फिक्स किया जाएगा कि उसने गलती की है, तो सरकार इस पे पूरी तरह सजग है। और ठीक है, सरकार सजग है, इसमें कोई दो राय नहीं है ओपी मिश्रा जी। लेकिन सवाल यही है कि अगर पकड़म पकड़ाई का खेल ही चलता रहेगा तो क्या स्मार्ट सिटी कभी बन पाएगी? क्या व्यवस्थाएं कभी सुधर पाएंगे? अजय राय जी, सवाल आपसे ये है कि व्यवस्था को बदलने के दावे हर कोई करता है, जनता मौका भी दे देती है, लेकिन व्यवस्था कितनी बदलती है वो सबके सामने है। भ्रष्टाचार इतना गहरा हो गया या फिर नौकरशाही सुधरने को तैयार नहीं है? वजह क्या आप देखते हैं? देखिए अवधेश जी, सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी की सोच होती है, जिस तरीके से वो काम करना चाहता है, उस तरीके से उसको अपनी पूरी तैयारी करके अपनी टीम के साथ उस जो भी योजनाएं बनती हैं उस तरीके से उसको करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि बनारस कोई साधारण स्थान नहीं है। जैसा भी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, बनारस प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री चुनकर दूसरी बार गए हैं। और उस शहर के अंदर ये अगर गड़बड़ियां हो रही हैं और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि खुद जो शासन में शामिल है, जो सरकार में शामिल है, जो सरकार का मंत्री है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अधिकारी उनके चिराग तले अंधेरे वाली बात है कि जहाँ चिराग जल रहा है वहीं पर अंधेरा है, जो बात कहावत है, वही चीज़ें चल रही हैं कि वहाँ पर पूरी तरीके से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये चीज़ें पहले हुई होती तो मैं समझता हूँ पहले से अगर ये चीज़ें दृढ़ता के साथ और सड़क पर उतर के पहले से देखे होते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। और ये पहली भ्रष्टाचार की घटना नहीं है। आप ये देखें, कोरोना महामारी में अवधेश जी, आप लगातार पीपी किट में देख लीजिए, जो गुप्ता जी इनके महानिदेशक जिन्होंने उस पर शिकायत किया था उनको हटाया गया।
आप लोगों के ही द्वारा उठाया गया शिक्षा का मामला, जिसमें अनामिका नाम की जो एक शिक्षिका है वो 25 जगह से तनख्वाह ले रही है, और 69,000 जो शिक्षक थे बेचारे उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। फिर ये मामला, ये लगातार भ्रष्टाचार की चीज़ें लगातार आती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो आप सब लोग, आपको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया के लोग जागरूक हुए हैं इधर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये लगातार आप जितनी गहराई में जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बनारस में एक नहीं 10। ठीक है, बहुत सारे मामले ऐसे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा भी जुड़े हैं। अनुपम जी, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, एक तस्वीर हम आज वाराणसी की दिखा रहे हैं, तस्वीर एक और इंतजार हम कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। एबीपी गंगा ने बड़ा खुलासा पहले ही कर दिया है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में क्या क्या हुआ है और किस तरीके से बड़े बड़े पारदर्शिता के दावों के बीच भी गड़बड़ियां हो गई। ये जो व्यवस्था नहीं सुधर रही है, ये क्यों नहीं सुधर रही? गंभीरता के दावे तो हर तरफ से हो रहे हैं, गड़बड़ी फिर कौन कर देता है? अनुपम सर, आपसे सवाल है, आवाज आ रही क्या? तो प्रयागराज का रुख करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार बने हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। ओपी मिश्रा जी, आपने कहा कि आपकी सरकार जागरूक है, आपके जो मंत्री हैं वो जागरूक हैं, जाकर वो जमीन पर देख लेते हैं कि क्या है और उसके बाद आदेश दे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि वो गुंजाइश पैदा ही क्यों होने दी जाती है कि कोई गड़बड़ी हो और उसके बाद फिर हम जांच कराएंगे? गड़बड़ी को रोकने में दिक्कत कहां आ रही है? आप ही लोग तो दावा करते थे कि पूरा सिस्टम हम बदल कर रख देंगे। अवधेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और जो मैंने आपको कहा कि हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। अभी अजय राज जी एक बात कह रहे थे, तो मैं अजय राज जी के दर्द को समझ सकता हूँ। जिस तरह बनारस की जनता ने अजय राज जी को दर्द दिया है, वो दर्द मुझे समझ में आता है, वो हमको भी समझ में आता है। तो जिस तरह बनारस की जनता की सेवा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और देश के जो मुखिया हैं, प्रधान सेवक हैं, वो बनारस के जनता की जिस तरह से सेवा की है वो अतुलनीय है। वो दूसरा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि और देखिए, जो इस बात घटना का आप साथ आपके टीवी में, आपने क्लिपिंग में, मीडिया में साफ दिखाई दे रहा है कि उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, जो वहां के मंत्री हैं, उन्होंने साफ खुद जाके मौके पे मुआयना कर। बिल्कुल, लेकिन ओपी मिश्रा जी, इस घटना का दूसरा तथ्य भी हम आपको बता देते हैं। मंत्री जी ऑन कैमरा हमसे बातचीत में ये भी कहा कि लंबे समय से स्थानीय जनता फोन करके शिकायत कर रही थी। इसका मतलब यह है कि लंबे समय से जनता ने वहां के बड़े अधिकारियों को भी फोन किया होगा, किसी ने सुना नहीं। नौकरशाही कब सुधरेगी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये जनता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। जो भी काम हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरी नजर रख रहे हैं। ठीक है, कि हमारा जो अजय राय जी, सवाल ये है कि ओपी मिश्रा जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी नजर रख रहे हैं, और नजर कितनी पुख्ता है वो भी दिख रही है कि ईंट से ईंट बजा दीजिए तो ईंट चकनाचूर हो जाती है। लेकिन विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में, विपक्ष भी चेक एंड बैलेंस करता है। जय राय जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शैडो कैबिनेट बनाई थी बीजेपी सरकार के खिलाफ। क्या वो शैडो बनाने की जरूरत उत्तर प्रदेश में है कि चेक करते रहें कि दावे और हकीकत में क्या फासला है? देखिए अवधेश जी, पूरी तरीके से हम सब लोग जागरूक हैं, और जागरूकता का ही कारण है कि जनता फोन करके बोल रही है यह चीज़ें। हमारे जो भी प्रतिनिधि, हमारे जो यहाँ पर सभासद हैं या जो भी हमारे निचले स्तर पे, बाकी तो सब इन्हीं के प्रतिनिधि हैं। 8 के 8 विधायक इनके हैं, मेयर इनका है, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका है, 45-46 कॉर्पोरेटर इनके हैं। तो सारे जनप्रतिनिधि तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, कैसी चीज़ें आ रही हैं ये? क्या वहाँ का जहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर ज़्यादातर जगह पर कॉर्पोरेटर इन्हीं के हैं? और जो आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि दर्द मुझे जनता ने दिया, तो भाई जनता का बिल्कुल, आप लोग बने रहिए और सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। इस वक्त बेसिक शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, रुक करते हैं। बड़ी खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कि अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले
भर्ती की पूरी प्रक्रिया में पूरी निष्ठा और मजबूती को बनाए रखते हुए जो कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा की गई है उसके क्रम में माननीय मंत्री जी अपनी ओर से प्रेस को ब्रीफ करें। सबसे पहले तो थोड़े विलंब से आपके बीच हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कुछ अपडेट थी, उसकी जानकारी लेकर आपके बीच आना चाह रहे थे। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपके बीच आने का कारण यह है कि पिछले कई दिनों से बंद करना है। एक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ऐतिहासिक काम कर रही थी। पूरे इस कोरोना महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण, जहां एक तरफ दुनिया भर में केवल लोगों की सुरक्षा, लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की चिकित्सा, इसी में पूरा विश्व परेशान है। हमारे देश की भी स्थिति कमोबेश यही है, लेकिन इसी परिस्थिति में, इसी दौरान ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना होगी। शायद कोई दूसरा उदाहरण ऐसी विकट परिस्थिति में कभी नहीं मिलेगा कि एक तरफ इतनी बड़ी महामारी, उससे इतने बड़ी प्रदेश में उससे निपटने की कार्य योजना, चिकित्सा और स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था, राहत की पूरी व्यवस्था, लेकिन उसी दौरान प्रदेश के गरीब, मजदूर, किसान और जन सामान्य के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए स्कूल, उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से, और उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो शिक्षित नौजवान भी बड़ी संख्या में हैं, उनको 69,000 ऐसे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, सुचारू रूप से अंतिम चरण में थी। काउंसलिंग चल रही थी, 3 से 6 जून तक की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन माननीय न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के एक आदेश के कारण वो प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित हुई। हम डबल बेंच में अपील में गए हैं, जैसा सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला रिजर्व है, जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा तदनुरूप कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच अनावश्यक राजनीति करते हुए, प्रदेश के नौजवानों के संवरते हुए भविष्य से खिलवाड़ करते हुए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने की मंशा से भर्ती ना होने पाए, क्योंकि अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। ऐसी परिस्थिति में भर्ती करना, ऐसा करने से योगी सरकार की संपूर्ण देश में एक अलग तरह की छवि बनने वाली है, बन रही है। उसको बाधित करने के लिए राजनीतिक मंशा से कई सारी बातें कही गई हैं, कई सारे आरोप लगाए गए हैं, कई प्रश्न आए हैं पब्लिक डोमेन में, मीडिया के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी। इसलिए हमने ये उचित समझा कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप सभी के सामने सामूहिक रूप से आना चाहिए। उन्हीं बिंदुओं को लेकर आपके बीच है। एक तुरंत का जो ज्वलंत मामला इस सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रयागराज का एक विद्यालय जो उस भर्ती परीक्षा में केंद्र था, उस केंद्र उसके जो प्रबंधक और उससे जुड़े हुए एक गिरोह जो धोखाधड़ी के काम में लिप्त रहता है, उसको लेकर एक मामला आया था। मामला यह है कि राहुल नाम के शिकायतकर्ता ने मई 2020 में यह शिकायत दर्ज कराई कि फरवरी 20 में किसी ने उसको भर्ती करवाने के लिए। अब यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि परीक्षा हो चुकी थी 6 जनवरी 2019 को, परिणाम तैयार हो चुके थे, परिणाम घोषित भी हो चुका होता शायद इसके पहले, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा कट ऑफ के मामले पर स्थगन आदेश देने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इस बीच इतने दिनों बाद, जनवरी 19 के बाद मई 2020 में शिकायतकर्ता राहुल की शिकायत आई कि फरवरी 2020 में किसी ने उनको इस भर्ती करवाने के लिए, इस भर्ती में पैसे लिए। तब तक परीक्षा संपन्न हो चुकी थी, परिणाम तैयार हो चुका था। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इसलिए फरवरी 20 से मई 20 में
किसी लेन देन के कारण परीक्षा के परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, परंतु फिर भी शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्यवाही की और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर डॉक्टर KL पटेल, जो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक हैं, संतोष कुमार बिंद, जिसके लेखपाल होने की जानकारी आ रही है, तथा इनसे जुड़े हुए अन्य 11 लोगों को, कुछ को 6 जून को, कुछ को 8 जून को, कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के आधार पर यह जानकारी मिली कि उक्त गिरोह चंद्रमा यादव, प्रबंधक पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयागराज से 60 गांठ कर उक्त विद्यालय में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले धन वसूली करता है। उक्त जानकारी के आधार पर शासन ने उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला STF को सौंप दिया गया है। पूरी इस जांच के लिए कि क्या इस भर्ती परीक्षा केंद्र पर, इस सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है या उस गड़बड़ी का लाभ उठाकर कहीं किसी अभ्यर्थी को उसका लाभ तो नहीं मिला, उसके कारण परिणाम तो नहीं प्रभावित हुआ है, कोई मेरिट में तो नहीं आया। यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से अंक प्राप्त कर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनको डिबार करेंगे और अब तक की जांच पड़ताल के आधार पर उक्त परीक्षा केंद्र को भविष्य में होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए डिबार करके उसके प्रबंधक और अन्य संबंधित जो स्टाफ इसमें शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी भर्ती परीक्षा में कतिपय लोगों द्वारा किसी सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी जिसका सरनेम तिवारी है, उनके OBC कैटेगरी में चयन का भी आरोप लगाया गया है। इस संबंध में आप सब जानते हैं, ये पूरी प्रक्रिया आवेदन की ऑनलाइन है। अभ्यर्थी ऑनलाइन जाकर के जो प्रविष्टियां भरता है, उन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर हम सारी लिस्ट तैयार करते हैं, कौन किस कैटेगरी में है, किसके क्या अंक हैं, और फाइनली जो भर्ती परीक्षा में अंक आए हैं उसको जोड़कर और उनके जिलों की वरीयता लेकर हमने मेरिट लिस्ट तैयार की है। अभी किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। काउंसलिंग होती ही इसीलिए है। जो 3 जून से 6 जून तक काउंसलिंग होनी थी, काउंसलिंग एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है, उसमें प्रमाण पत्रों की जांच होनी थी। और उसी में कोई व्यक्ति अगर लिखता है कि वो फला कैटेगरी में है, OBC में है, SC में है, ST में है या दिव्यांग में है, तो उसके सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र वहां दिखाए जाने पर ही आरक्षण का लाभ मिलना है, अन्यथा नहीं मिलना है। यद्यपि कि कई ऐसे भी मामले आते हैं कि कुछ लोगों के सरनेम कुछ भी रहते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे संबंधित जाति से बिलोंग करते हैं, उसका प्रमाण पत्र उनके पास होता है। जैसे कोई गोसाई है अगर, और वो अगर तिवारी लिखता है, पाठक लिखता है, कोई टाइटल लिखता है, लेकिन मूलतः उसकी जाति अगर गोसाई दर्ज है, तो चूंकि गोसाई जाति पिछड़ी जाति में आती है तो उसको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो भी मामला है, ये अंतिम रूप से अभ्यर्थी को लाभ तभी मिलेगा जब वो काउंसलिंग सेंटर पर उससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसलिए अभी किसी के लाभ मिल जाने का सवाल ही नहीं उठता है। कतिपय लोगों द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कई बार ये बातें हो रही हैं। आप सब जानते हैं, इस देश की पूरी विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है। 50% सीटें किसी भी भर्ती परीक्षा में अनारक्षित होती हैं। 50% में OBC, SC, ST का अलग अलग आरक्षण है। 50% अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर, चाहे वो जिस संवर्ग के लोग हों, चाहे वो OBC हों, SC हों, ST हों, जिनकी भी मेरिट ऊपर होती है, वो सभी लोग इस अनारक्षित वर्ग में चयनित होते हैं। इस भर्ती में भी यही हुआ है। किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि अनारक्षित वर्ग में केवल सामान्य जातियों के लोग भर्ती हुए हैं। अनारक्षित वर्ग में सामान्य जातियां भी हैं, OBC भी हैं, SC भी हैं, ST भी हैं। जिनके अंक आए हैं वो हैं इसमें। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय था पोस्टिंग को लेकर के, जनपदों के आवंटन को लेकर के, कि भले ही कोई अपने अंकों के आधार पर OBC या SC अनारक्षित वर्ग की मेरिट में आ रहा है, तो भी जब जनपद का आवंटन होगा तो उसको उसकी कैटेगरी में मानते हुए भी वो आवंटन किया जाएगा। क्योंकि सामान्यतः एक शिकायत होती थी कि कोई आदमी अपने नंबरों के आधार पर अनारक्षित में आ गया, यहाँ नीचे है, तो इस हिसाब से जनपद आवंटन होगा तो वो अपनी वरीयता का जनपद नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसको इसकी कैटेगरी में ट्रीट किया जाए
तो वहां वो अपनी कैटेगरी के आरक्षित लोगों से ऊपर जाएगा, निश्चित रूप से उसकी मेरिट ऊपर है तो उसकी चॉइस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और ये कोई हमने नहीं तय किया है, ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है। उस निर्णय के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पदों के आवंटन में यही प्रक्रिया अपनाता है, हमने भी इसी प्रक्रिया को अपनाया है। भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, काउंसलिंग चल रही थी, ये मैंने बता दिया आपको। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण हमने काउंसलिंग रोकी है। हम डबल बेंच में अपील में गए थे, उसकी सुनवाई कल पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित है। जैसा निर्णय आएगा माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हम उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इसी संदर्भ में एक अपडेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आई है कि आगे कोई डेट लगी थी, लेकिन इस बीच में कोई जो प्रतिवादी गण हैं उन्होंने कुछ रिप्रेजेंट किया है और बीच में किसी दूसरे माननीय न्यायमूर्ति ने उस मामले को एंटरटेन किया है और उस आधार पर कोई एक मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को भी सूचना आ रही, कोई एक गाइडलाइन आ गई कि 69,000 में से 37,000 कुछ पदों को रोकते हुए शेष पर आप भर्ती करें। इसमें चूंकि हमारे विभाग का पक्ष नहीं सुना गया है वो निर्देश जारी करते समय, इसलिए हम वो मॉडिफिकेशन के लिए वहां पर अपील कर रहे हैं कि इस आदेश में संशोधन हो। एक अन्य प्रकरण में आया है चर्चा में आप सबके माध्यम से भी, अन्य मामलों से भी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बड़ौत बागपत में वहां की एक अध्यापिका अनामिका शुक्ला, आरोप यह है कि ये 25 अन्य कस्तूरबा, कुल मिलाकर के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत हैं और 1 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है। इस संदर्भ में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हमने प्रेरणा डिजिटल फ्रेमवर्क बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले कई महीनों से लागू किया है, जिसके माध्यम से मानव संपदा पोर्टल हमारा है। उस पोर्टल के माध्यम से हम अपने विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों का पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, हर आदमी का पूरा डिटेल उसमें है। शुरू में ये जो हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी थे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, उसमें ये लागू था, लेकिन बाद में 11 फरवरी के एक आदेश के अंतर्गत हम लोगों ने इस फ्रेमवर्क को प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी लागू किया है। और उस लागू होने के बाद मार्च से वहां भी जो डेटा फीडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, अब उसमें एक सिस्टम है कि अगर कोई भी सेम डिटेल दूसरी जगह फीड किया जाएगा तो वो हमारा सिस्टम हमको अलर्ट करेगा। और उस फ्रेमवर्क के इस्तेमाल के कारण ये मामला पकड़ में आया है और जो जांच हुई है उस जांच में ये तथ्य सामने आया है कि बड़ौत, हर ब्लॉक में कस्तूरबा होता है, बागपत के बड़ौत ब्लॉक में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें ये कार्यरत शिक्षिका अनामिका शुक्ला, जो एक पोस्टिंग वहां पर थी, उस बेस पर चूंकि पहला डेटा वहां मिला, उस बेस पर जो जांच की गई, 8 अन्य जनपदों के एक कस्तूरबा विद्यालयों में, यानी कुल 9 विद्यालय। ये जनपद है वाराणसी, अलीगढ़, कासगंज, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, सहारनपुर तथा अंबेडकर नगर में पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। एक का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके अन्य जगहों पर कोई और शिक्षिका अनामिका शुक्ला के नाम से गई है, उस पर नियुक्ति हुई है, ये बात सामने आई है। लेकिन कई जगहों पर योगदान नहीं किया, वहां जाकर के ज्वाइन नहीं किया, कई जगहों पर ज्वाइन करने के बाद लगातार अनुपस्थित है। तो कुल मिलाकर 6 विद्यालयों के माध्यम से अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट पर नियुक्त हुई शिक्षिकाओं को 12,24,700 रुपये का भुगतान हुआ है। उक्त मामले की अभी तक की जांच की स्थिति आई है, कहीं और इनके होने का जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने एक शिक्षिका को गिरफ्तार भी किया है, कासगंज में वो त्यागपत्र देने गई थी। 12,24,700 एग्जैक्टली जो अनामिका शुक्ला है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन साथ ही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लगभग 5,000 शिक्षक और शिक्षिकाओं के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन, उनके अभिलेखों की जांच, उनका आधार कार्ड और उनके पहचान पत्र, इन सब की जांच का आदेश दे दिया है, ताकि कहीं और कोई ऐसा मामला हो तो वो भी पकड़ में आ जाए और भविष्य में इस तरह का ना हो। क्योंकि ये नियुक्तियां जिला स्तर पर होती हैं, डाइट प्रिंसिपल की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, उसमें बीएसए होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं, एक डीएम के नामिनी होते हैं। संविदा पर ये नियुक्ति होती है 1 वर्ष के लिए हर जिले में, जिला स्तर से। कोई केंद्रीय नियुक्ति की इसमें व्यवस्था नहीं है, लेकिन आगे से ये फुल प्रूफ व्यवस्था ये इसको करने जा रहे हैं ताकि इस तरह की कोई बात ना होने पाए। अंत में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हमारे सामने, हमारी सरकार में कभी भी, जब भी योगी सरकार के सामने किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मुद्दे पर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आई तो सरकार ने ऐसे किसी विषय को दबाने छिपाने की कोशिश नहीं की। तुरंत ही सक्षम अधिकारियों को ऐसे मामलों की जांच सौंपी जाती है और उस जांच के परिणाम के आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पिछले सरकारों के समय में जो हमारे उच्च प्राथमिक जो विद्यालयों में नियुक्तियां हुई थी, योगी सरकार के आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय आया कि कुछ संख्या में फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। तुरंत ही ऐसे शिक्षकों की जांच करने और उनको बाहर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एसआईटी को और एसटीएफ को अलग अलग मामलों की जांच सौंपी गई और उसका परिणाम ये रहा कि एक बार 775 शिक्षकों की सेवा समाप्ति की गई। पूरी फुल प्रूफ जांच के बाद जो फर्जी पाए गए, 522 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। 23 अध्यापकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई गतिमान है, क्योंकि एक स्थापित प्रक्रिया है। नोटिस देते हैं, उनको अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं ताकि वो न्यायालय में भी जाएं अगर तो हमारी कार्रवाई पुष्ट हो। इसके साथ ही साथ एक 2004-05 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से बीएड की कुछ फर्जी डिग्री का मामला आया था। उनमें से जिन लोगों पर संदेह था, ऐसे 1356 अध्यापक चिन्हित हुए थे, उसमें से भी 926 की सेवा समाप्त की जा चुकी है। 406 के विरुद्ध कार्रवाई गतिमान है। इस प्रकार अब तक 1701 ऐसे फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्ति की जा चुकी है तथा 429 के विरुद्ध कार्रवाई गतिमान है। अन्य जहां भी कोई शिकायत आती है किसी फर्जी शिक्षक होने की, तुरंत वो मामला एसआईटी या एसटीएफ को सौंपा जाता है और जांच के आधार पर सावधानी बरतनी पड़ती है कि कोई जेन्युइन शिक्षक इस कार्रवाई का शिकार ना हो। जांच के आधार पर हम तुरंत बर्खास्त करते हैं। हमारे कार्यकाल में जितने लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती जो इसके पहले विभिन्न भर्ती अभियानों में अभी तक हो चुकी है, उसमें से अभी तक किसी फर्जी शिक्षक की नियुक्ति का मामला नहीं सामने आया है। कोई ऐसी शिकायत आएगी तो उसकी भी जांच करेंगे और इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। हमारी कार्रवाई को लेकर लोग कोर्ट में गए थे, लेकिन माननीय न्यायालय ने भी बर्खास्तगी की, फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई को उचित ठहराया है और ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हुई है। यह ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन के लिए जानी जाती है। सरकार शिकायतों को तुरंत संज्ञान में लेकर त्वरित जांच कराकर कार्रवाई करती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खानदानी पेशा ही भ्रष्टाचार और घोटालों का रहा है। उनका पूरा इतिहास भ्रष्टाचार का, घोटालों का रहा है, तो वो उनकी कल्पना में नहीं है कि इतनी बड़ी कोई भर्ती या इतनी बड़ी संख्या में